दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले कुछ वक्त से अब थोड़ा-थोड़ा करके तीखा बोलने लगे हैं। खास तौर से जब से हरियाणा के चुनाव जीती बाजी हार कर कांग्रेस बैठी है तब से। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को जहरीला साँप बता दिया। जब उन्होंने जहरीला साँप बताया तो साथ ही ये कहा कि इनको मार देना चाहिए। इतना खुल के इनका ये बोलना और उसके बाद बीजेपी का रिएक्ट करना, आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति है। जब कुछ भी नहीं होता तब बीजेपी बहुत हमलावर होती है और इस बयान के बाद तो बहुत ज्यादा। इन्होंने कहा है कि ये खुलेआम बीजेपी आरएसएस हिंदुओं के नरसंहार की घोषणा करते हैं। ये इस तरह की परिस्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का इतना स्ट्रेट अवे बोलना महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे असर करेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में के चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से हिंदू और मुसलमान की बात बहुत ज्यादा बड़े अक्षरों में लिखने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो यहाँ पर इनका ये दांव कितना सही बैठेगा, इस पर चर्चा करते हैं राजेश बादल जी से। वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और सर, ये क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कुछ किया है जो उन्हें बैकफायर कर सकता है? क्योंकि राजनीति में ये पता नहीं होता है कि कौन सी चीज बैकफायर करेगी और कौन सी फेवर में चली जाएगी। आजकल तो जिसको बैकफायर समझते हैं वो फेवर में चला जाता है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोच समझकर बोला है कि इससे उन्हें फायदा होगा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर आप सियासी सफर देखें तो वो करीब-करीब 60 साल का है और हमने उनको लगातार इन 60 वर्षों में अलग-अलग भूमिकाओं में देखा है और उन भूमिकाओं में कभी वो अपनी वैचारिक आधार से हटते हुए नहीं दिखाई दिए, ना ही कभी इस तरह विवादों में पड़े हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, जैसे आपने बैकफायर शब्द कहा है, मुझे नहीं लगता कि बैकफायर होगा, क्योंकि मैं उदाहरण आपको एक ही देता हूं कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। आज से तो है नहीं, आजादी से पहले से है। और उसके बाद जो महाराष्ट्र में आजादी के बाद सरकारें बनी हैं और केंद्र में बनी हैं, तो अगर इतना प्रभावशाली और ताकतवर आरएसएस की विचारधारा होती तो महाराष्ट्र में इतने वर्षों तक कांग्रेस का शासन नहीं होता। उसी विदर्भ में, नागपुर में, जहां के आरएसएस का मुख्यालय है, कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत रही है। तो जो आप कह रही हैं बैकफायर वाली बात, अब दूसरी बात जो मैं इसका थोड़ा सा एक गंभीर इसकी व्याख्या करना चाहूंगा कि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सफर है वो इस देश के लोगों के लिए कोई अनजाना नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब तक जो भारत की राजनीति जहां आकर के टिक गई है, उसमें दोनों राष्ट्रीय दलों यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों के पास अब एक राष्ट्रीय वैचारिक आधार दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक और उस तरह का एक उन्माद पैदा करने वाली वैचारिक धारा दिखाई देती है। कांग्रेस के पास सभी धर्मों, मजहबों के और लोगों को साथ लेके चलने की विचारधारा दिखाई देती है। वो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका की जब आप बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, आपको याद है हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये सब एक ही वैचारिक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। और जब इस देश में 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, तो उस दरमियान भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, आरएसएस ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था और कांग्रेस ने समर्थन किया था, यहां तक कि वामपंथी दलों ने भी विरोध किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद आरएसएस को अपनी जमीन तैयार करने उन्होंने जनसंघ का विलोप किया। पहले एक राजनीतिक दल खड़ा किया जनसंघ, जनसंघ का विलोप कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी के अब चूंकि आरएसएस नाराज है, इसलिए उसके भी अब अस्तित्व का संकट है। मैं आपको एक ही एक उदाहरण से बताता हूं कि सपोज एक बार कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक परिदृश्य में शिखर पर अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं है, तो इन दोनों के बगैर पार्टी का अस्तित्व क्या नजर आता है? अब तो परिस्थितियां खराब हैं। वही मैं कह रहा हूं कि ये क्या होता है जब व्यक्ति केंद्रित राजनीति होती है, तो उसका अर्थ यही होता है। आरएसएस की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो इस देश की वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है विनीता जी। इस देश के लोग, जैसा मैंने बताया कि नागपुर में रहते हुए विदर्भ का हेडक्वार्टर
जो है नागपुर रहा है और यहाँ कांग्रेस मजबूत रही है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में जहां जहां भी आरएसएस के मजबूत गढ़ माने जाते हैं, वहां से कांग्रेस जीतती रही है लगातार। देश में इतने वर्षों से सक्रिय होते हुए भी कांग्रेस की हुकूमतें कम से कम 50 साल तो नहीं है। 50 साल का तो सफर हम देख ही रहे हैं कि 50 साल नहीं है, क्योंकि गणित लगाने में जरूर 70 साल बोल देते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की सरकारों का सफर तो 50 साल के आसपास ही है, थोड़ा बहुत 2-4 जी साल कम ज्यादा है। तो आरएसएस के बारे में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, वो बयान स्पष्ट वैचारिक ध्रुवीकरण का इशारा करता है और इस आधार पर उसको मुझे नहीं लगता कि कोई बैकफायर करेगा। जी। अच्छा, तो आपकी मतलब ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोच समझ कर बोला है और आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बताते हुए उन्होंने लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश की है कि ये जहरीला यानी कि ये हिंदू मुसलमान की बात का असर ना हो। यानी महाराष्ट्र में अगर सर ये रिलीजन वाली बात, ये लकीर जो बड़े वाली है बीजेपी की, ये अगर नहीं चलती है तो कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर महाराष्ट्र में उन्हें हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को मैंने कहा ना कि अगर चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से 12वें खिलाड़ी की तरह भूमिका नहीं निभाता, तो 100% नुकसान उनको हो रहा है। बिल्कुल नुकसान उनको हो रहा है और उनके नुकसान को क्योंकि जो मतदाता का मन है वो बदल चुका है। इन्होंने जिस तरह से तोड़-फोड़ की सियासत की, जैसे मैं उदाहरण गिनाता हूँ, पिछला चुनाव हुआ था 2019 का और वो बीजेपी और शिवसेना ने संयुक्त होकर लड़ा था गठबंधन के साथ। बात ये हुई थी, जो उद्धव ठाकरे ने कहा था, वो बात सही थी कि चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भाई होने मानी जाती रही है और ये कहा गया था, और ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सकती थी, तो ये कहा गया था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और ये तय हो गया था और मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो ऐसा ना हुआ, बाद में कि भारतीय जनता पार्टी अपने वचन से मुकर गई, तब जाकर के ये बंटवारा हुआ। उसके बाद जिस तरह से बहुमत साबित भी नहीं कर पाए, देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई गई। आपको याद है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुबह 4 बजे, जी, देखिए जी। जब जहां उद्धव ठाकरे को षड्यंत्र हो, पहुँचना था, वहाँ पे कमिश्नर जो थे, वो जो पुलिस की वहाँ ड्यूटी लगी थी, उनका कहना था कि हम पेपर में देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे को शपथ होगी, वहाँ पहुँचे तो समझ नहीं आया कि वहाँ पे भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस खड़े थे और उनको जी। शपथ दिलाई जा रही थी और मात्र 4-5 लोग थे और उससे ज़्यादा किसी को जानकारी तो भी नहीं थी। सुबह जी वही मैंने सर। कहा कि 4 बजे सुबह तड़के अंधेरे में ये शपथ, और जो सरकार छुपकर। बहुमत साबित नहीं कर पाई। यानी हुँ। तिकड़मों से सियासत करने की जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाती है, वो ठीक नहीं। और उसके बाद फिर आप देखिए, जब अपने दम पर बहुमत नहीं पा सके, अपने सहयोगियों के दम पे सरकार नहीं बना सके, तो फिर क्या किया? उन्होंने एनसीपी में सेंध लगाई, उसको तोड़ा। पवार के परिवार में सेंध लगा दी, उद्धव ठाकरे के परिवार में सेंध लगा दी। तो जब ये टुकड़ा-टुकड़ा करके, बाँट करके जो राजनीति है, ये राजनीति जो होती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही देखी जाती है। कोई दूसरा दल हो तो बता दीजिए जिस तरह इस तरह से बाँटा हो। जी। सर व्हाई महाराष्ट्र इज टू इम्पोर्टेंट फॉर बीजेपी? जैसे कि हरियाणा का चुनाव बड़ा जरूरी था क्योंकि सबसे बड़े रेवेन्यू स्टेट में एक तरह से आता है वो हरियाणा में गुड़गांव की वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से होता है। ऐसे महाराष्ट्र जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ये सब चीजें जहां जहां से मनी ट्रेल चल रही है बड़ी, क्या वो सारी जगह मेन सिटीज जो हैं वो कंट्रोल करने की बात है यहाँ पे या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से इतने तिगड़म करने पड़े? एकनाथ शिंदे को तोड़ना पड़ा, अजीत पवार को तोड़ना पड़ा, दोनों सिंबल लेके चले गए। मतलब एक बहुत बड़ी, कभी सुप्रीम कोर्ट तक बात जा रही है, कभी मतलब इतना बवाल हुआ है इस तरह का एक अपने आप में ये ऑपरेशन कमल को भी मात दे गया था मेरे ख्याल से स्थितियाँ। जी। तो इतनी क्यों ज़रूरत पड़ जाती है सर इसकी? देखिए विनीता, एक तो आपने इशारा कर ही दिया, दूसरा मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की भूमिका भारत की राष्ट्रीय राजनीति में इसलिए है कि भारत एक राष्ट्र के भीतर वो महाराष्ट्र है। हुँ, हुँ। राष्ट्र के भीतर वो महाराष्ट्र है और इतना आर्थिक और वित्तीय जोर या समर्थन या नींव भारत को देता है कि कोई भी मतलब प्रदेशों में सबसे पहला चुनाव मतलब ये चाहता है कि महाराष्ट्र में उसकी गद्दी पर उसकी सरकार बने उस पे।
महाराष्ट्र की गद्दी पर उसका मुख्यमंत्री बैठे। जो आप कह रही ना, आर्थिक इशारा जो आपने किया है, लेकिन ये ताज्जुब की बात है विनीता कि आप ये समझिए कि ये सच्चाई, ये हकीकत समझते हुए भी पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महाराष्ट्र को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई है, वैसा किसी और ने नहीं किया। मैं उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये कि आपको पता है कि पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक थे। महाराष्ट्र की कोख से गुजरात निकला था। उस समय बड़ा विरोध हुआ था, मोरारजी देसाई के जमाने की बात है। तो जब निकला तो कई वर्षों में महाराष्ट्र के लोग इस दुख को भुला पाए थे कि महाराष्ट्र अलग हो गया है, चलो कोई बात नहीं। अब महाराष्ट्र में जो गुजराती उद्योगपति हैं, अदानी, अंबानी, वो वहां राज कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये पाएंगे कि पिछले 5 वर्षों में कितने प्रोजेक्ट हैं जो बड़े महाराष्ट्र से गुजरात ले जाए गए। महाराष्ट्र के लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि ये यहाँ प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, यहाँ की महंगाई दूर होगी। लेकिन हुआ इसके उलट। महाराष्ट्र से वो प्रोजेक्ट गुजरात ले गए। क्यों ऐसा हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक भूल थी। और इसीलिए अदानी अंबानी का जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि महाराष्ट्र से आप बनते हो, आते हो गुजरात से, महाराष्ट्र से कमाई करते हो, पैसा भेजते हो गुजरात में। तो ये जो है, इसने निश्चित रूप से महाराष्ट्र के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। मैं ये कह सकता हूं, जो मेरी बात हुई है, मैं उनसे, जो महाराष्ट्र के मतदाता हैं, जो खानदेश के मतदाता हैं, जो मराठवाड़ा के मतदाता हैं, जो मुंबई के मतदाता हैं, जो कोंकण के मतदाता हैं, जो विदर्भ के मतदाता हैं, उनसे जो मेरी बातचीतें लगातार हुई हैं, उसमें ये लोगों को हर्ट किया है कि ये ठीक नहीं हुआ। जी। यानी कि मतलब यहाँ पर जो ये परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र को लेकर सर, अभी भी चर्चा यही हो रही है कि महाराष्ट्र एक सिरे लगने वाली परिस्थिति में इस बार नहीं दिख रहा है। अगर जनता ने चाहा तो इसे वन साइड कर दे, बात अलग है। लेकिन अभी एक जो सरसरी तौर पे तस्वीर दिख रही है वो बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति दिख रही है। तो ऐसे में अगर ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि एक कॉर्पोरेट से मेरी एक मुलाकात थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में बिजनेस नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हैं जो वहां से अपना बिजनेस छोड़कर चले गए। ऐसे में भले ही अडानी ने वहां पर ग्रिपिंग अपनी बनाई है कई चीजों को लेकर, चाहे उसके लिए दुबई की कंपनियों ने उनके ऊपर मुकदमे तक कर दिए हों टेंडरिंग में गड़बड़ होने की वजह से, लेकिन फिर भी वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो कॉर्पोरेट है वो कह रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि किस सरकार को ऑब्लाइज करना है, किस नेता को खुश करना है। इसको करते फिर दूसरा आ जाता है, उसे करते फिर दूसरा आ जाता है। इतनी डिस्टर्बेंस रही है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जैसे आपने कहा सर, बिल्कुल ठीक, कि एक बड़ा भावनात्मक और आर्थिक चोट भी वहां पर लोगों को पहुंच रही है। इससे बड़ा एक और सवाल सर वहां पे उठने लगा है। जैसे कि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि मतलब महाराष्ट्र के लोग पहले तवज्जो दी जाएगी उनको वहां के राज्य में, बनस्पत इसके कि गुजरात से आए हुए लोगों को और ये सब। तो ये कितना, क्योंकि जैसा आपने अभी जिक्र भी किया कि दोनों के राज्य के एक बात होने की कही, तो यहाँ पर ये डिफरेंस, ये हेट्रेड टुवर्ड्स गुजरात के व्यापारियों को लेकर पनपने लगी है। क्या ये एक बड़ी ऐसी चिंता का विषय बन गया जो आगे अभी थोड़ा दिख रहा है लेकिन आगे बहुत बड़ा हो सकता है? निश्चित रूप से चिंता का विषय है विनीता। चिंता का विषय इसलिए है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसके पीछे जो मैंने बात कही थी वही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र का पैसा, महाराष्ट्र की परियोजनाएं, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र में बसे लोग गुजरात के हितों की चिंता करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र के हितों की चिंता करने वाला कोई तो हो। राजनीतिक तौर पर जो लोग महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। जब हम 3 नाम लेते हैं, अदानी, अंबानी और टाटा, जैसे ही आप टाटा का नाम लेते हैं, आपको याद होगा रतन टाटा के जाने के बाद इस देश ने टाटा को किस तरह से याद किया। इस देश ने टाटा की सज्जनता को याद किया, टाटा के मानवीय योगदान को याद किया, और टाटा ने महाराष्ट्र के लिए जो योगदान दिया उसको याद किया। और एक दिलचस्प बात बताऊं, टाटा के पूर्वज भी गुजरात से गए थे। तो टाटा ने महाराष्ट्र के
साथ अपने गुजरात के अस्तित्व का एक शक्कर और पानी का घोल बना दिया। घुल मिल गए, आप शक्कर और पानी को अलग नहीं कर सकते। लेकिन अदानी और अंबानी अपनी गुजराती पहचान के साथ वो तेल और पानी के संगम की तरह मुंबई में काम कर रहे हैं, और इसीलिए मुंबई के लोग दुखी हैं, और इसीलिए राहुल गांधी ने वो बयान दिया है। जी जी सर, यानी कुल मिलाकर के इस वक्त महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपस में फंसे हुए हैं, इश्यूज भी हैं, राजनीति भी है, नेता भी है। देखा जाए तो इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा उठापटक मची हुई है। और पहले पिछले चुनाव में तो खैर तस्वीर काफी क्लियर दिख रही थी, लेकिन इस बार तो पहले से ही फंसी हुई दिखाई दे रही है। ना जाने क्या चुनावी परिणाम निकल कर आने वाले हैं और महाराष्ट्र के लोगों के साथ और क्या होने वाला है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन दिस। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।